हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस.com, आपका अपना चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मशीन्स, आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स में। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मशीन। सो मशीन इज एनी मैन मेड डिवाइस दैट मेक्स अवर वर्क इजियर। ओके, सो हम अपने आसपास बहुत सारी मशीन्स देख रहे हैं। जितना भी हमें काम करना है आजकल हम मशीन के डिपेंडेंट हो चुका है ह्यूमन। सब काम के लिए मशीन्स को यूज़ करते हैं। हमें कोक की बॉटल खोलनी है, सो वी आर यूजिंग द बॉटल ओपनर। ओके, हमें जाना है तो वी आर यूजिंग द कार इज मशीन। ठीक है, ये माइक एक तरह का मशीन की तरह काम करे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मशीन की तरह काम करती हैं। ठीक है, कोई लोड उठाना है तो हम खुद नहीं उठाते, मशीन के थ्रू उठा देते हैं। ठीक है, सो हम इसी चैप्टर के अंदर डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक सिंपल मशीन क्या होती है। हमने बहुत कंपाउंड मशीन भी नहीं जाना, हम बहुत सिंपल मशीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कि मशीन के फंक्शंस क्या क्या है, ये मशीन हमारे किस किस तरह से हमारी हेल्प करती है। सबसे पहला, मशीन एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर कैसे कि आपने कम फोर्स लगाया और आपको रिटर्न में ज़्यादा फोर्स मिल गया। कमाल बात है ना। दैट मीन्स सपोज आपको 50 kg का लोड उठाना था, आपने 25 लगाया और हो गया काम। मशीन पर 25 लगाया, मशीन ने 50 उठा लिया। सो मशीन ने आपका फोर्स मल्टीप्लाई किया। ओके, इसका एग्जांपल है स्क्रू जैक। कार जैक जो होता है ना, कार के नीचे लगाते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आप उसका स्क्रू घुमाते हैं, आप तो बहुत हल्के से फोर्स से लगा रहे हैं और पूरी की पूरी कार और ट्रक उड़ जा रहा है। सो दैट इज व्हाट दैट मशीन इज एक्टिंग एज फोर्स मल्टीप्लायर, इजंट इट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मशीन इज दैट मशीन एक्ट एज गेन इन स्पीड। सब मशीन, कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो गेन इन स्पीड करती हैं। मीन्स उसमें ऐसा नहीं है कि आपने 50 का लोड उठाना है और 25 का लगाया, वो चला गया फोर्स मल्टीप्लायर में। लेकिन कुछ मशीन्स ऐसी हैं जहाँ वो लगाना भी उतना ही पड़ेगा जितना उठाना है, बट फायदा क्या मिलता है, स्पीड जल्दी हो जाती है। ठीक है ना, थोड़ा सा तेज काम हो जाता है आपका। ठीक है, सपोज सीजर्स की बात करें। सीजर्स में क्या होता है कि आप इतना सा तो दबाते हैं और वहां पे ज्यादा लेंथ कट जाती है। ठीक है ना, फटाफट आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्लॉथ काटना है, पेपर काटना है तो फटाफट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मशीन का तीसरा रोल है कि चेंज इन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, कि आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो जाए। आप लोड को लगाना, एफर्ट को कहीं और लगाना चाह रहे थे, मतलब लगना कहीं और था और लगा कहीं और रहे हो, उसमें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग लगा रहे हो। ठीक है, सपोज बात करते हैं कि हम बाइसिकल चलाते हैं। बाइसिकल में क्या होता है कि जो पैडल चलना है, ठीक है, पैडल हम चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पैडल से क्या चला रहे हैं, पीछे वाला टायर, रियर व्हील चला रहे हैं। ठीक है, रियल व्हील को हम डायरेक्ट भी तो चला सकते थे पीछे वाली सीट पे बैठ के, पर क्या वो कन्वीनियंट होता? नो। ठीक है, तो हमने क्या किया, आगे शिफ्ट कर लिया, वहां हमको कन्वीनियंट है, हम ऐसे 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 चला सकते हैं। ठीक है, पूरा गोल घुमाने के बजाय हम कैसे चला रहे हैं, अपने फीट को स्ट्रेट रख के, वहां पे हमने उसको बॉल बेरिंग्स लगाई है, ऐसे हमारा फीट घूमता है। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हमने अपना पॉइंट ही चेंज कर दिया एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट का। ठीक है, कि वहां ना लगा के हमने इस पॉइंट पे लगा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट चेंज करना। चौथा पॉइंट क्या आता है कि चौथे तरीके से ये काम कर सकती है मशीन, दैट इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, कैसे डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज करती है? अब देखो, अगर हमारे पास एक पुली है, हाँ, पुली से क्या कर सकते हैं हम और बिना पुली के क्या कर सकते हैं, पहले उसको देखो कि अगर मुझे कोई लोड उठाना है, सो आई विल डू लाइक दिस, मतलब मैं लोड ऐसे करके उठाऊंगा, दैट वुड बी डिफिकल्ट। ओके, माई डायरेक्शन ऑफ माई एफर्ट इज लाइक दिस, अपवर्ड, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। बट इफ आई यूज अ पुली, मैंने कोई पुली यूज करा और पुली में क्या हो सकता है कि मैं इधर से खींचूं, लोड वहां से उठ जाए, मैं यहां से खींचूं, लोड वहां से उठ जाए। सो यहां से तो मैं ऐसे ऐसे करके आराम से खींच सकता हूं, मैं उसके ऊपर लटक भी सकता हूं पुली के ऊपर, है ना। तो क्या हो सकता है, मैं फुल वेट अपना यूटिलाइज कर सकता हूं एज एफर्ट। क्लियर है, और लोड हमारा उठता रहेगा। ठीक है ना। सो चार हमारे जो है मशीन इन चार तरीके से काम करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मशीन का बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, या मशीन को आप किस किस तरह से मशीन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म आती है इसके अंदर जिसका नाम है लोड। लोड मींस कैपिटल एल। सो लोड इज व्हाट, भाई बहुत लोड आ रहा है, इतना लोड उठाना है, दैट मींस द फोर्स दैट हैज टू बी ओवरकम्ड बाय मशीन, यानी मशीन ने जितना फोर्स ओवरकम करना है, दैट इज लोड। लोड इज व्हाट, फोर्स टू बी ओवरकम, जितना करवाना है मशीन से। ओके, और एफर्ट क्या होगा,
एफर्ट को कैपिटल ई से लिखते हैं। एफर्ट क्या होगा? जो फोर्स आप लगाओगे मशीन के ऊपर, किसके लिए? लोड को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। सो द फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन टू ओवरकम लोड, लोड को ओवरकम करने के लिए हम जो भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। हमने एफर्ट लगाए, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि मशीन कितनी ज्यादा एडवांटेज आपको दे रही है। मशीन का फायदा कब है? मशीन का फायदा तब है जब आपको कम एफर्ट लगाना हो और रिटर्न में ज्यादा लोड मिल जाए, इजंट इट? ठीक है। या फिर कुछ मशीन्स ऐसी भी होती हैं जहां पे आपने एफर्ट तो बहुत ज्यादा लगाया, लोड कम उठ रहा है, या जितना एफर्ट लगाया उतना ही लोड उठ रहा है। तो इन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं एक टर्म के अंदर जिसका नाम है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। हर मशीन्स की एक ही होती है मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, शॉर्ट में लिखते हैं एमए। मैकेनिकल मशीन की एडवांटेज, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज व्हाट? इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, कितना एफर्ट लगाया कितना लोड उठाया, कितना लोड उठा कितने एफर्ट लगाने पर, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? ट्रिक है मेल, MALE, मेल। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। कितना ज्यादा एडवांटेज मिला। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी मशीन पे लोड ज्यादा है, एफर्ट हमने कम लगाया, कम एफर्ट से ज्यादा लोड उठा दिया, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इस केस में मशीन कैसे एक्ट कर रही है? इस केस में मशीन एक्ट कर रही है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर क्यों? क्योंकि आपने कम फोर्स लगाया और ज्यादा फोर्स वहां से आपको मिल गया, ज्यादा फोर्स ओवरकम कर लिया, ठीक है। सो दिस इज मशीन इज एक्टिंग एज फोर्स मल्टीप्लायर। यहां पे आपका फोर्स मल्टीप्लाई हो गया जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि आपने जितना लोड लगाया, लोड जो था वो कम था, एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ा। इस केस में क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ऑब्वियसली लेस देन 1, ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो यहां पे फोर्स मल्टीप्लायर काम तो नहीं करेगी, नुकसान दिख रहा है, लेकिन प्योर नुकसान नहीं होता। हमें दिख रहा है नुकसान होता हुआ कि फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रही, लेकिन क्या होता है? दिस एक्ट्स एज गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड, तेज काम कर जाती है यार, अभी देखेंगे कैसा होता है काम। फिर बात करते हैं कि अगर हो सकता है कि लोड एफर्ट के बराबर हो जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? 1। अभी तो किसी काम की भी नहीं है, ना तो गेन इन स्पीड दे रही है, ना तो फोर्स मल्टीप्लाई कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो तीसरा फंक्शन क्या पड़ा था? चेंज, या तो डायरेक्शन चेंज होगी, यानी हम कुछ भी अपना एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैकेनिकल एडवांटेज जब इक्वल्स टू 1 आएगा, दैट मींस फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है, गेन इन स्पीड नहीं है, बट अदर एडवांटेजेस मशीन से हम ले सकते हैं ताकि कन्वीनियंट डायरेक्शन में हम लोग अपना एफर्ट लगा सके, ठीक है। सो इसका यूज तब करेंगे मैं ऐसे वाली मशीन का यूज जिसमें दोनों सेम हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और टर्म आता है आपके पास, इस टर्म का नाम है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इज VR। देखो वेलोसिटी रेशियो होता क्या है? सिंपल सा, इट इज अ रेशियो ऑफ, VR इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। कि कितना तेज एफर्ट और कितना तेज लोड मूव किया, उसका अगर हम रेशियो लेंगे उसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है हमारे पास? इसको याद रखने की ट्रिक है वही वाली है, वही वाला, वही वाली, कुछ भी यूज कर लो। वही वाला मतलब वही वाला, वही वाला, वही वाला, VOE, वही वाला, यानी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपन वेलोसिटी ऑफ लोड,
ठीक है, तो ट्रिक है याद करने की दोनों को। कई बार बच्चे फॉर्मूला उल्टा ऊपर नीचे कर देते हैं, इसीलिए ट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, इसको डिनोट करते हैं हम वेलोसिटी ऑफ एफर्ट वीई से, इसको डिनोट करते हैं वीएल से। ठीक है, अब देखो सिंपल सा एक केस देखते हैं कि एक वेलोसिटी रेशियो का एप्लीकेशन आप कहां देख सकते हैं, कि वेलोसिटी रेशियो हम कहां कहां देखेंगे। लेट्स से कि ये एक स्ट्रेट रूलर है, रॉड है, कुछ भी है जिसको हमने यहां पे पाइवट कर दिया। लेट्स से मैंने यहां कर दिया, ठीक है, इधर पाइवट कर दिया। अब मुझे ना यहां पे मान लो लोड है लगाया हुआ, तो लोड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस लोड को उठाना है, ऑब्वियसली लोड नीचे क्यों लग रहा है, रॉड झुकी हुई होगी, तो मुझे फोर्स इधर लगाना पड़ेगा ना, अपना एफर्ट इस तरफ के। सो मैं यहां से लगा रहा हूं, एफर्ट लगा रहा हूं, यहां से लगाऊंगा एफर्ट। अब आप खुद सोचो कि क्या होगा। मान लो कि हल्की सी रॉड तो स्ट्रेट रहेगी, रॉड मूव नहीं करेगी। मान लीजिए कि इतना सा एफर्ट मूव किया, एफर्ट हमने ऊपर से नीचे तक इतना सा मूव किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। ओके, इसके कंपैरिजन में ये देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसके कंपैरिजन में देखो लोड कितना मूव कर गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना ज्यादा हो गया। देख रहे हो, टाइम उतना ही लगेगा। डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय लोड, यानी हल्का सा एफर्ट मूव किया, इतना ज्यादा आपका लोड मूव हो गया। ठीक है, सो अभी बात करेंगे दिस इज डिस्टेंस मूव बाय लोड, डिस्टेंस मूव बाय लोड, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। अब देखो क्या होता है, हमें निकालना है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट चाहिए वीई। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू, यार स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोनों सेम टाइम में चल रहे हैं, तो लेट टी टाइम में चल रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन टाइम टी। वेलोसिटी ऑफ लोड इज डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड अपॉन टाइम टी। ठीक है, यहां से वेलोसिटी रेशियो क्या निकलेगा, वेलोसिटी रेशियो निकलेगा डी अपॉन टी अपॉन डी एल अपॉन टी। टी से टी कट गया, तो क्या बच गया हमारा बच गया डी अपॉन डी एल, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। सिंपल से दो फॉर्मूले आपके वेलोसिटी रेशियो के आ रहे हैं। अब यहां से यार एक चीज देखो, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 कब होगा, ग्रेटर देन 1 जब डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट ज्यादा होगा डिस्टेंस मूव बाय लोड से, है ना। डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस मूव बाय लोड, सो वेलोसिटी रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। अब वेलोसिटी रेशियो 1 से ज्यादा जा रहा, एक कंडीशन ये आती है। दूसरी कंडीशन आ सकती है कि वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 आ जाए। लेस देन कब आएगा, एफर्ट कम मूव किया लेकिन लोड बहुत ज्यादा मूव किया, जैसे मैंने ऊपर बनाया, एफर्ट कम मूव किया, लोड ज्यादा मूव किया। तो कंडीशन याद कैसे रखेंगे, देखो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। खुद सोचो, एफर्ट तो हल्का सा मूव किया, लोड एकदम मूव हो गया, उसी टाइम में लोड ज्यादा मूव हुआ है, तो क्या हुआ, लोड की स्पीड तेज हो गई ना, इसकी स्पीड बेचारा धीरे नीचे गया, ये तेजी से ऊपर गया, सो इसकी स्पीड तेज थी, दैट मीन्स गेन इन स्पीड। ये कंडीशन कब आती है, गेन इन स्पीड में। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी रेशियो जब लेस देन 1 है तो मशीन कैसे काम कर रही है, मशीन इज एक्टिंग एज गेन इन स्पीड, इसका काम करेगी। ठीक है, और जब ग्रेटर देन 1 दे देगा, यानी स्पीड तो गेन हो नहीं रही, तो क्या बचा फिर हमारे पास बचे हैं फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी मशीन इस केस में। जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ज्यादा, बहुत ज्यादा अपने एफर्ट लगा दिया, लोड हल्का सा उठ रहा है लेकिन उठ ज्यादा रहा है, समझे। अब देखो, ये भी हो सकता है कि वी आर क्या हो जाए, इक्वल्स टू 1 आ जाए, यानी कि डिस्टेंस जितना एफर्ट मूव करे उतना ही लोड मूव करे। ये क्या होगा, ये बस वही बात हो जाएगी जो मैकेनिकल में पढ़ा था, मैकेनिकल एडवांटेज में, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, कि हम जहां चाहें वहां लगवा सकते हैं अपने एफर्ट को, मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो कन्वीनियंट है वो काम करो, एफर्ट की डायरेक्शन को उधर लगाओ। ठीक है, सो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में ये काम होगा। तो हम क्या समझे, अभी तक हम ये समझ लिए कि हमारी जो दो टाइप की मेजॉरिटी ऑफ मशीन है, कौन कौन सी, एक है फोर्स मल्टीप्लायर, मशीन एक्ट करती है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो फोर्स मल्टीप्लायर में क्या होता है कि लोड ग्रेटर ज़्यादा हो जाता है ना एफर्ट से,
ये लोड है वो ज़्यादा हो जाता है एफर्ट से। और क्या हो जाता है, यहाँ पर डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट ये ज़्यादा हो जाता है डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड से। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आ जाता है, वी आर भी कितना आ जाता है, ग्रेटर देन 1। तो समझ गए कि मैकेनिकल एडवांटेज और वी आर अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो मशीन कैसे काम करेगी, मशीन विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि गेन इन स्पीड कब कब होगा। तो मशीन विल एक्ट इज गेन इन स्पीड और इट विल गिव गेन इन स्पीड व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। ठीक है, यानी कि जो क्या है आपका लेस देन 1 कब होगा मैकेनिकल एडवांटेज, जब आपका एफर्ट ज़्यादा है, लोड कम है। ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो भी 1 से कम होना चाहिए। वहां पे जो लिखा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट लेस देन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, इस केस में क्या होगा आपका गेन इन स्पीड। तीसरा आता है कि चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। जहां चाहे हम वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं, सॉरी इट इज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में चाहे वहां पे एफर्ट लगा सकते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, वहां पे क्या होगा, ना हमें स्पीड चाहिए ना एडवांटेज चाहिए, बट डायरेक्शन चेंज चाहिए। तो वहां पे हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर और वी आर भी हो जाएगा आपके 1 के बराबर। ठीक है, देखो ना तो मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट होती है और ना आपके वेलोसिटी रेशियो की यूनिट होती है। क्यों, क्योंकि बोथ आर रेशियोज। ये वेलोसिटी का रेशियो है, वो दो फोर्सेस का रेशियो है। मेल होता है ना MALE, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से काम चलता है। ठीक, क्लियर हो गया, हमने पढ़ा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बारे में। अगला जो हमारा टर्म आएगा इसके अंदर वो है कि आपने मशीन के ऊपर कितना काम किया। ठीक है, मशीन के ऊपर कितना काम किया और मशीन ने आपको कितना काम करके दिया, ये बताओ। पहले तो काम बोल सकते हैं आप, एनर्जी बोल सकते हैं आप, जो मर्जी बोले कि आपने मशीन को सपोज इतनी एनर्जी दी। ठीक है, और आप मशीन किससे जो बाहर वर्क हुआ है वो कम एनर्जी के साथ हुआ, ज्यादा एनर्जी के साथ, तो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन। ठीक है, देखो कैसे, अगला पढ़ रहे हैं वर्क इनपुट। आपने वर्क इनपुट क्या होगा, वर्क डन ऑन द मशीन, वर्क डन ऑन मशीन बाय, कौन करेगा, एफर्ट करेगा। वर्क डन ऑन मशीन, मशीन पे काम हो रहा है, कौन कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। ठीक है, एफर्ट ही तो काम करेगा, एफर्ट मशीन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, सो अब वर्क डन कैसे निकलता है, आपको पता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स क्या है हमारा, बेसिकली फोर्स तो यही है, एफर्ट है। ठीक है, तो वर्क डन निकालेंगे, वर्क इनपुट हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा फोर्स लगाया एफर्ट के बराबर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना किया कि एफर्ट कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को किससे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को डी से लिखते हैं। ठीक है, दिस इज द वर्क इनपुट। क्लियर हो गया, वर्क इनपुट इज व्हाट, वर्क इनपुट इज द वर्क डन ऑन द मशीन बाय एफर्ट, या कितनी एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड करी है। वर्क और एनर्जी सेम चीज है। ठीक है, वर्क आउटपुट क्या होगा कि मशीन ने आपको रिजल्ट कैसा दिया। ठीक है, तो वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड, मशीन किस पे काम करेगी, लोड के ऊपर काम करेगी। ठीक है, तो वर्क आउटपुट कैसे निकालेंगे अब आप, कितना लोड था और कितना लोड जाके डिस्प्लेस हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वहां हमने एफर्ट का लिया, यहां हम लोड का ले रहे हैं, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास, आप खुद सोचो कि मशीन है आपके पास। ठीक है, मशीन पे आप मान लो कि 10 जूल का वर्क आप कर रहे हो, 10 जूल का वर्क तो आपने किया मशीन से। अब मशीन हो रही है जो आपको 5 जूल का वर्क रिटर्न में दे रही है, यानी लोड पे वो 5 जूल का वर्क कर रही है, तो आपका तो 5 जूल वेस्ट गया ना। तो आप क्या बोलोगे, यार मशीन ना थोड़ी बेकार है, कैसी है ये, इतनी एफिशिएंट नहीं है, है ना।
और कोई ऐसी मशीन हो कि आपने 10 जूल का वर्क किया, वो 8 जूल दे रही हो, तो आप क्या बोलोगे, यार 5 वाली से थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंट है ना। और कोई मशीन ऐसी हो जो 10 दिया तो 10 ही वापस दे दे, वो मशीन कैसी होगी, परफेक्ट मशीन होगी ना, वो मशीन होगी परफेक्ट मशीन। सो इन सबको ये परफेक्शन, एफिशिएंट, ये सब कहाँ पढ़ते हैं, इसको एक नए टर्म को इंट्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है एफिशिएंसी ऑफ मशीन। एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं नीटा से, ठीक है, नीटा है इसका नाम, ठीक है, ईटा ईटा ईटा। देखो अभी आ गया एफिशिएंसी, नीटा इसको डिनोट कर रहे हैं, ये क्या होगा। अच्छा, हम है कैसे, हमारी एफिशिएंसी कैसे नापते हैं, या आप स्टूडेंट की एफिशिएंसी को टीचर कैसे नापता है, कि उसको टेस्ट देता है कि भाई 20 नंबर का टेस्ट है, इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करके क्या हो तेरे, अच्छा तेरे 15 नंबर आए हैं, 15 नंबर आए हैं मतलब तो 15 एफिशिएंट है, मतलब उस 20 कंपैरिजन में इतना एफिशिएंट है। ओके ओके ओके, दूसरे वाले के 18 है, वो तुझसे ज़्यादा एफिशिएंट है, उसको मैंने पढ़ाया, उसके तेरे से ज़्यादा नंबर आ गए, दैट इज मोर एफिशिएंट, ठीक है। और किसी के 20 आ गए, ओहो ही इज 100% एफिशिएंट, तो हमारी परसेंटेज में हमारी एफिशिएंसी नापी जाती है। तो नीचे क्या है, जितना आपने दिया, फ्रैक्शन लिख, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में रखेंगे एफिशिएंसी को, समथिंग अपॉन समथिंग, कितना दिया कितना पाया। सो वर्क इनपुट, कितना आपने वर्क इनपुट दिया, और वर्क आउटपुट, कितना आपको वर्क आउटपुट मिला। जैसे मार्क्स होते हैं ना, कि आप पेपर तो 20 मार्क का दिया, 20 मार्क्स का, बाहर आ रहे हैं 15 मार्क्स, तो यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो स्टूडेंट की। वही हाल है कि आपने मशीन को तो 10 जूल का वर्क दिया, बाहर उसने दिया खाली 5, तो आप बता सकते हैं कि कितना है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज में निकल जाएगा, सिंपल। तो मशीन इज एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। या फिर इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो आपको, तो क्या कर सकते हैं, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी की यूनिट होगी क्या, एफिशिएंसी की भी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी वर्क है नीचे भी वर्क है, ऊपर भी जूल आएगा नीचे भी जूल आएगा, जूल से जूल कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, नो यूनिट, ठीक है। एमए की नहीं है, वीआर की नहीं है, और एफिशिएंसी की भी कोई यूनिट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो अब एक चीज आती है कि प्रिंसिपल ऑफ एन आइडियल मशीन क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है, या मशीन कितने टाइप्स की हो सकती हैं। देखो मशीन ना 2 टाइप की है। जैसे एक मशीन ऐसी है बिल्कुल आइडियल बच्चे जैसी, आइडियल बच्चा मींस 100% एफिशिएंट बच्चा, 100% एफिशिएंट मशीन, जितना दिया उतना पाया, 20 मार्क्स का पेपर दिया, 20 मार्क्स का रिजल्ट आया, यानी 20 उसने वापस दिया आपको सॉल्व करके। ऐसी मशीन क्या होगी, सपोज 20 जूल वर्क किया, 20 जूल आपको रिटर्न में मिल गया, दैट विल बी एन आइडियल मशीन, ठीक है। लेकिन आइडियल बहुत कम होते हैं बच्चे पाए भी जाएंगे आइडियल, लेकिन मशीन नहीं पाई जाती, ठीक है। तो मशीन, कोई भी मशीन आइडियल नहीं होती, कि कभी भी आप किसी मशीन के ऊपर वर्क करते हो तो वो थोड़ा वर्क क्या होता है आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सपोज आप लेट्स से कि आप पुली करें, अब पुली में क्या होगा, पुली को आप खींच रहे हैं, वहां पे फ्रिक्शन है, किसी भी बॉल बेरिंग के जो उसकी बेरिंग लगी होगी अंदर, उसके अंदर फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, पहले आपको फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है, ठीक है। मान लो कि आपने 10 जूल का काम किया मशीन के ऊपर, रिटर्न में आपको मिला 8 जूल आउटपुट में, तो 2 जूल कहाँ गया, 2 जूल वेस्ट हो गया। अब कैसा वेस्ट हुआ, देखो वो फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन आपके वर्क को अपोज कर रहा था, आपने तो 10 किया तो क्या हुआ, 2 तो उसको ओवरकम करने में गया, उसके बाद का जो 8 है वो आपके यूजफुल वर्क में यूज हुआ है, ठीक है। किस किस वजह से ये हमारी हो सकती है, देखो जब पार्ट्स आप एकदम प्रॉपर सॉलिड ना हो, जैसे मशीन के, जैसे आपके कार के गियर्स हैं, गियर्स होते हैं ना 2-थ्रेड व्हील, इस तरह के जो गियर्स होते हैं वो 2-थ्रेड व्हील होते हैं, जो गरारी जिसको बोलते हैं, बच्चों की कार में भी देखी होगी आप लोगों ने। अब वो गियर आपस में ऐसे उड़ते हैं, ऐसे अटके होते हैं ना गियर्स आपस में। अब अगर वो गियर्स बहुत सॉफ्ट मटेरियल के बने हैं या फिर उतना हार्ड नहीं है, तो वो दबेंगे आपस में, एक दूसरे को दबा भी सकते हैं, दब गए तो क्या हो जाएगा, थोड़ी एनर्जी वहाँ लॉस हो जाएगी, है नहीं। फिर जो आपने स्ट्रिंग्स यूज करें, क्या वो स्ट्रिंग्स एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल खिंच गए तो प्रॉब्लम है। तो स्ट्रिंग कैसे होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, ठीक है।
फिर जितनी भी कंडीशंस हैं, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, वेल पॉलिश होनी चाहिए, कितना भी पॉलिश कर लो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो रह ही जाता है, ठीक है। सो कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती, थोड़ा सा उसके अंदर क्या चले जाता है, वेस्टेज वर्क का हो जाता है, ठीक है। सो हमारे पास दो टाइप की मशीन्स होती हैं। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मशीन को बोलें तो हमारी दो टाइप की मशीन्स हैं, जिसको बोलते हैं एक तो आइडियल मशीन और एक होती है एक्चुअल मशीन। आइडियल मशीन क्या होगी, विच इज 100% एफिशिएंट, या फिर इसकी जो एफिशिएंसी है वो इक्वल्स टू 1 रहेगी, ठीक है ना। वर्क आउटपुट वर्क इनपुट दोनों बराबर है, दैट विल एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू 1। और एक्चुअल मशीन क्या होगी, जिसकी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 रहेगी, दैट मींस वर्क आउटपुट विल बी ऑलवेज लेस देन वर्क इनपुट, दैट इज एक्चुअल मशीन, जो आप रोज में यूज कर रहे हो, ठीक है। कोई आपसे पूछे प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन में कुछ नहीं है, आपको सिंपल आइडियल मशीन के बारे में बताया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है कि फॉर एन आइडियल मशीन के लिए क्या होगा, फॉर एन आइडियल मशीन द इनपुट एनर्जी, या आपने इनपुट जितना वर्क किया है मशीन के ऊपर, इनपुट वर्क कर लो या इनपुट एनर्जी कर लो, कि इनपुट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द आउटपुट एनर्जी, बस जितना आप दिया उतना बाहर आ गया, दैट इज आइडियल मशीन। और उसी को हमने प्रिंसिपल ऑफ मशीन में लिखा है। क्या क्या मशीन में लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको लॉसेस भी आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिलेशन। कैसा कैसा रिलेशन, किस किस के बीच में रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार आता है कि रिलेशन बिटवीन MA VR एफिशिएंसी, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहली बात क्या करते हैं कि लोड को मान लेंगे L, ठीक है, सिंपल वही चीजें यूज कर रहे हैं। लोड L होगा, एफर्ट E होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज DE, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज DL, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है हमारी वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अभी परसेंटेज में नहीं लिख रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क आउटपुट क्या होगा, आउटपुट मतलब लोड से जो आया, तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। वर्क इनपुट क्या होगा, वर्क इनपुट होगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ओके। सो एफिशिएंसी इक्वल्स टू L अपॉन E DL अपॉन DE। अब आपको पता है कि ये L अपॉन की क्या होता है, अभी पढ़ाया था कि मेल मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड अपॉन एफर्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकता हूं ना। सो एफिशिएंसी इक्वल्स टू, इस पूरे को जगह लिखता हूं मैं मैकेनिकल एडवांटेज इनटू DL अपॉन DE। अब ये भी तो पहचाना लग रहा है, कहां पहचाना लग रहा है, वेलोसिटी रेशियो में, ठीक है। यहां इस स्टेप में क्या किया हमने, सेंस मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। ये कहां से पहचाना हुआ लग रहा है, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो हमारा होता है वही वाला, यानी ऊपर एफर्ट नीचे लोड, आपको बताया अभी। तो और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वेलोसिटी रेशियो होता है DE अपॉन DL, यहां पे है DL अपॉन DE, यानी वेलोसिटी रेशियो का रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसको अगर उल्टा कर दूं तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना, यानी 1 अपॉन VR कितना हो जाएगा, DL अपॉन DE। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू MA इंटू ये क्या है VR, 1 अपॉन VR, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, एक रिलेशन आ गया, रिलेशन आया मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। क्लियर हो गई ये चीज आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमने क्यों यूज किया, कैसे किया, और ये काफी बार एग्जाम्स में आया है, ठीक है। अब एक बात और समझो, फिर वीडियो को एंड करते हैं। देखिए जब भी ना मशीन ओल्ड हो जाती है तो क्या हो गया, वियर एंड टियर आ गया उसके पार्ट्स के अंदर, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, ठीक है।
लेकिन क्या होगा खुद सोचो आप, जैसे ये मशीन है, अब सपोज ये यहाँ पे एफर्ट लगा रहा हूँ, यहाँ लोड उठ रहा है, ठीक है, एफर्ट नीचे की ओर लगा रहा हूँ, यहाँ से लोड उठ रहा है, ये स्ट्रेट रहेगी आज भी और आज से 50 ईयर्स आफ्टर भी। तो हो सकता है कि जो ये बेयरिंग है यहाँ जहाँ पे इसका पाइवट पॉइंट है, यहाँ फ्रिक्शन बढ़ जाए, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कम लोड उठेगा, इतना ही तो होगा। यानी क्या इफेक्ट होगी, लोड और एफर्ट इफेक्ट होगा, मैकेनिकल एडवांटेज पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, उतने एफर्ट के लिए उतना लोड ऊपर जा रहा है, देखो फिर उतने एफर्ट के लिए उतना लोड, चाहे हल्का हो चाहे ज़्यादा हो, तो वेलोसिटी रेशियो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखेंगे, वेलोसिटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम का, वेयर एंड टियर का, किसी भी चीज़ का। मशीन का वेलोसिटी रेशियो एक बार कांस्टेंट बन गया मतलब बन गया, जब मशीन डिज़ाइन होती है तो फिक्स हो जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज बार बार चेंजेस हो सकते हैं, आप सर्विसिंग कराएंगे एडवांटेज बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन कम कर दिया, पार्ट्स चेंज कर दिए, सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो ये था बेसिक्स ऑफ मशीन। बेसिक्स ऑफ मशीन में हमने एफिशिएंसी ऑफ मशीन, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज के बीच में रिलेशन हमने ढूंढ लिया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेवर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।